दोस्तों नमस्कार। IAS-PCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है और आखिरकार गरीब किसे माना जाता है, इस संबंध में चर्चा करने वाले हैं। और ये प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यकीन मानिए इस बार के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। जब पेपर दे के निकलेंगे तब आपको एहसास होगा कि आया कि नहीं आया। तो जो टॉपिक वाले वीडियो हैं उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। एवरग्रीनिंग टॉपिक फॉर आगामी एग्ज़ाम के नाम से या 23-24 ऐसे प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे इनको वीडियो देख लीजिए और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी? तो IAS-PCS एग्ज़ाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले भारत में यानी गरीब कौन माना जाता है, तो दो आधार हैं। एक कि आप आधारभूत बुनियादी जो जीवन के लिए आवश्यकताएं होती हैं उससे समझौता करते हो, यानी उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हो, या मिनिमम जीवन को सस्टेन करने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे कैलोरी कहा जाता, कैलोरी इनटेक नहीं कर पाते हो, यानी ऊर्जा ग्रहण आपको नहीं हो पाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? गरीबी कहा जाता है। तो गरीबी आकलन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि वर्तमान समय में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये नीति आयोग का जो टास्क फोर्स है जिसे कार्यबल के नाम से जाना जाता, वर्तमान समय में इसके द्वारा गरीबी का आकलन किया जा रहा है। फिर आपका प्रश्न होना चाहिए कि इसके पहले किसके द्वारा किया जाता था? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। और एक और याद रखिएगा, गुलजारी लाल, ये लिख लीजिए, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नाम पूछेगा गुलजारी लाल नंदा किसके? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग का गठन पूछे तब भी आप लगा देंगे आंसर। 15 मार्च 1950 को स्थापना होती है। अब ये बात आती है कि जो ये नीति आयोग है इसके द्वारा गरीबी आकलन किया जाता, तो किसका डेटा प्रयोग किया जाता? जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत, यानी SSSO है जो सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के डेटा के आधार पर भारत में नीति आयोग का जो कार्यबल है उसके द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। अब अगला प्रश्न, वर्तमान में कितनी गरीबी है भारत में? तो याद रखिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, 25.7% है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसका लगभग आधा है। यानी बीच का आप गैप देखेंगे तो कितना 12% का गैप आएगा, यानी शहरी क्षेत्र में 13.7% हैं जो गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं क्या? तो 25.7% गरीब कहाँ है? शहरी क्षेत्र में। और 13.7% कहाँ है? तो ये रूरल या ग्रामीण क्षेत्र में। बीच का गैप कितना है? 12% है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब भारत में गरीबी अब से तो है नहीं, जब से मानव सभ्यता है तब से गरीबी का अस्तित्व है। लेकिन इसका आकलन कब कब किया गया? तो सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत का जो शोषण किया जा रहा था, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हर तरीके से, उसी के संबंध में एक बुक लिखी जाती है जिसका शीर्षक होता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अलग से पुस्तक पूछी जाती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें दादा भाई नौरोजी कब की बात है? ये 1867-68 की बात है। तो 1867 to 1868 में, 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताते हैं कि जो प्रत्येक साल यानी प्रत्येक वर्ष 16 से 35 रुपये तक कमा पाता है इसके रेंज में, तो उसे गरीब यानी इसके ऊपर है तब गरीब नहीं माना जाएगा। अगर 16 से 35 रुपये ही उसकी कमाई है तो उसे गरीब माना जाएगा, या इसके नीचे है तो उसे गरीब माना जाएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले गरीबी आकलन के संदर्भ में यानी क्या किया जाता है? विचार दिया जाता है। उसके बाद 1900 कब की बात आती है? दादा भाई नौरोजी के बाद 1938 में एक कमेटी का गठन होता है जिससे बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी।
इसी को राष्ट्रीय योजना समिति के नाम से जाना जाता है। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। असल में इस कमेटी का गठन सुभाष बाबू के द्वारा की जाती है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस कमेटी का गठन किया जाता, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते कौन? जवाहरलाल नेहरू। और इसके द्वारा ये यहाँ तो बहुत पहले की बात है, लगभग समय देख लीजिए, काफ़ी 1867-68 की बात है, लेकिन 1938 की है। तो यहाँ मंथ आप देखोगे 15 से 20 रुपये अगर कोई मंथली कमा रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा, या इससे कम कमा रहा तो गरीब है ही। तो 15 से 20 रुपये के रेंज में क्या बताया जाता है, यानी महीने का अगर कोई कमा रहा तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। इसके बाद 1944 में क्या आता है? बॉम्बे प्लान आता है, और बॉम्बे प्लान के अंतर्गत 75 रुपये प्रत्येक। यहाँ अभी क्या बताया गया कि जो 1938 का नेशनल प्लानिंग कमेटी आई उसमें मंथ का बताया गया, 15 से 20 रुपये अगर कोई महीने कमा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। फिर हमने कहा 1944 में बॉम्बे प्लान आता है, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 75 रुपये प्रति वर्ष से कम कमा रहा है या इतना कमा रहा तो उसे गरीब माना जाएगा। अब इसी के बाद फिर आगे भारत आज़ाद होता है 1947 में। उसके बाद फिर गरीबी के आकलन के लिए अनेक प्रकार के कार्यदल व अनेक प्रकार के कमेटी व समिति का गठन किया जाता है। 1962 में योजना आयोग के द्वारा ही प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाता है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? गरीबी का निर्धारण पहली बार होता है कि रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग क्या किया जाता है, यानी गरीबी आकलन के लिए निर्धारण किया जाता है। और इसमें बताया जाता अगर शहरी क्षेत्र में कोई 25 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 20 रुपये कमा रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो ये 20-25 क्या है? ये क्या है? मंथली है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर शहरी क्षेत्र में कोई 25 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में कोई 20 रुपये कमा रहा तो इसे गरीब माना जाएगा। कब की कौन ये रिकमेंडेशन ऐसी दी? तो ये प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा ऐसी बात की जाती है। इसी के 1962 में इसका गठन होता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये कमेटी या ये सब डेवलपमेंट हुआ उसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसके बाद 1971 आता है। 1971 में कौन? वी.एम. दंडेकर और एन रथ, दो इसमें के द्वारा क्या किया जाता है? दो लोग होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, इन्हीं की संयुक्त रूप से एक कमेटी बनती है, और इनके द्वारा क्या किया जाता है कि कैलोरीफिक कंजप्शन को आधार बनाया जाता है गरीबी निर्धारण में। क्वेश्चन पूछेगा कैलोरीफिक यानी एनर्जी, जो कैलोरी हम ऊर्जा लेते हैं, इसका आधार किस कमेटी के द्वारा या आयोग के द्वारा बनाया गया था? तो 1971 में वी.एम. दंडेकर और एन रथ के द्वारा जो कमेटी बनी उसी के द्वारा कैलोरीफिक कंजप्शन या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को अपनाने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। लेकिन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को नहीं अपनाया गया, वर्तमान में नहीं अपनाया जा रहा, इस बात का ध्यान रखिए। ये कमेटियाँ जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो इनके द्वारा कितनी कैलोरी कहा जाता है? तो इनके द्वारा कहा जाता है कि चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सबके लिए अगर कोई प्रतिदिन 2250 कैलोरी से नीचे ले रहा है या उसे मिल रही है तो उसे गरीब माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो इस बात का याद रखिएगा। 1971 का वी.एम. दंडेकर और एन रथ कमेटी के द्वारा क्या किया गया? कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहरी हो, 2250 कैलोरी से कम ऊर्जा ले रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा। इसके अलावा इसके बाद 1979 की बात आती है, और ये कौन है? वाई के अलग कमेटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाई के अलग कमेटी। और वाई के अलग कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मेन आधार बनाती है। बात को समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को आधार बना के, पोषण स्तर को आधार बना के, पोषण आवश्यकता को आधार बना के गरीबी आकलन की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? तो 1979 की वाई के अलग कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है। और इसी के द्वारा पहली बार कहा जाता है कि जब भी गरीबी का आकलन किया जाए तो इसके लिए प्राइस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी महंगाई मुद्रास्फीति का मूल्य स्तर क्या है इसको भी कैलकुलेट किया जाना चाहिए। बात ये चल ही रही होती है कि आगे 1993 में लकरवाला समिति का गठन किया जाता, और लकरवाला
समिति के द्वारा दो प्रकार के गरीबी आकलन के लिए दो प्रकार के इंडेक्स को प्रयोग करने की बात होती है। एक तो सीपीआई की फुल फॉर्म जानते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, लेकिन आईडब्ल्यू का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर और एएल का मतलब हुआ एग्रीकल्चरल लेबर। इन दो को यानी सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एएल को भी कहा जाता है कि गरीबी आकलन में शामिल किया जाए। क्वेश्चन पूछेगा सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एएल को पहली बार गरीबी आकलन में किसके द्वारा समावेशन की बात की गई थी, इनकॉर्पोरेशन की बात की गई थी, तब आप क्या बताएंगे 1993 का लकरवाला कमेटी। और ये लकरवाला कमेटी के द्वारा कहा जाता है कि पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कैलोरी कंजप्शन को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या शामिल? तो ये कैलोरिक कंजप्शन की बात भी लकरवाला कमेटी के द्वारा की जाती है। इसके बाद तेंदुलकर समिति आती है। इसका गठन कब होता है? 2005 में, लेकिन यहाँ 9 आपको दिख रहा होगा। ये 9 में इसके द्वारा यानी अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो रिपोर्ट जब सौंपी गई तब ये 2009 था। तो ये 2009 में तेंदुलकर समिति के द्वारा, जिनका नाम पूरा क्या था, सुरेश तेंदुलकर था, इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है। इनके द्वारा भी गरीबी निर्धारण के लिए जो अभी तक तरीका कैलोरी कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन हो रहा था, यानी कैलोरी का मतलब जो ऊर्जा ली जा रही है उसको आधार बनाया गया था, उसको कहा गया शिफ्ट किया जाए। इसको अब आगे नहीं अपनाया जाना चाहिए। फिर इनसे पूछा जाता फिर अपनाया क्या जाएगा, तो इनके द्वारा यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट को अपनाए जाने की सिफारिश की जाती है। और इसी आधार पे आकलन करते हैं कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, वो 446 रुपये 68 पैसे प्रति महीने कमा रहा है और शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति कितने 578.80 पैसे प्रति महीने कमा रहा है, तो गरीब नहीं माना जाएगा। अगर इसके नीचे है तो गरीब माना जाएगा। तो ये कौन वाली कमेटी की बात कर रहे हैं? तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात कर रहे हैं। तो ये 2009 में रिपोर्ट सौंपी थी, उसकी बात है। यानी 446.68 रुपये प्रति महीने अगर कोई कमा रहा ग्रामीण क्षेत्र में, तब गरीब नहीं माना जाएगा। और अर्बन शहरी क्षेत्र में अगर 578.80 रुपये प्रति माह कोई कमा रहा, तो उसे किसी भी हालत में गरीब नहीं माना जाना चाहिए। ये इसी के द्वारा सिफारिश की जाती है। और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब ये पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान में बैठाना है कि ये पहली कमेटी है तेंदुलकर 2009 वाली, जो गरीबी निर्धारण में प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो व्यक्तियों द्वारा यानी निजी तौर पर खर्च किया जाता है किस पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, पहली बार होता है कि 2009 की तेंदुलकर समिति के द्वारा प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ व एजुकेशन को भी गरीबी निर्धारण करते समय शामिल किए जाने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा इसी कमेटी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर अपनाया जाता है उसमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। और इसके द्वारा गरीबी के लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो मेथड कौन सा है, तो ये यानी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। कौन सा? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है। और इसे कहा जाता है कि 1999 और 2000 के बाद अब इसके जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है इसे बंद किया जाना चाहिए। आप कहेंगे सर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ये है क्या? तो इसमें क्या यानी 5 चीज़ों को शामिल करके क्या किया जाता था, गरीबी का निर्धारण किया जाता था। ये कौन कौन 5 चीज़ें हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कपड़ा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, टिकाऊ वस्तुएं और फुटवियर माने पैर में जो चप्पल जूता पहने जाते उनकी बात हो रही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, टिकाऊ वस्तुएं और फुटवियर, इनको यानी इनका आकलन क्या होना चाहिए? पिछले मान लो इस साल 2023 में का आप गरीबी का निर्धारण कर रहे हैं, तो 2022 में इनका क्या किया था, यानी ये प्रीवियस ईयर के इनकी कितनी डिमांड थी, कितनी मूल्य था और अब कितना है, इसके आधार पे आकलन किया जाना चाहिए। बाकी वस्तुओं का यानी क्या होना चाहिए, बाकी अन्य जो भी वस्तुएं हैं उनका बताया 30 दिन के अंदर का आकलन किया जाना चाहिए। इन 5 वस्तुओं के अलावा जो अन्य वस्तुएं बचती हैं तो ये सिफारिश की जाती है। आप कहेंगे सर ये तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाला मेथड है क्या? इसके पहले कौन सा मेथड अपनाया जाता था? तो इसके पहले मेथड अपनाया जाता था यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड।
और इस समिति के द्वारा जो तेंदुलकर समिति बनती है, इसके द्वारा सिफारिश आती है कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र वाले में कम, क्योंकि वहाँ पर महंगाई कम होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई 816 और शहरी क्षेत्र में कोई 1000 रुपये प्रति माह कमा रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि तेंदुलकर समिति ने क्या सिफारिश की। तेंदुलकर समिति ने सिफारिश की अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये कमा रहा तो उसे किसी भी कीमत पर गरीब नहीं माना जाना चाहिए। फिर इसी के बाद एक और कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है सी रंगराजन कमेटी, और ये 2012 में इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन किया जाता, इनके द्वारा आपको ध्यान रखिएगा ये कौन से डेटा को आधार बनाती है रंगराजन समिति, तो इसके द्वारा जो लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड किया जाता है घर घर जाके, और CMIE के द्वारा जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस सर्वे को अपनाया जाता है। और इसके द्वारा मिक्सअप अप्रोच अपनाई जाती है और कहा जाता है कि जब भी गरीबी का निर्धारण किया जाए तो उसके लिए नॉर्मेटिव और बिहेवियरल दोनों चीज़ें अपनाई जानी चाहिए। आप कहेंगे कि नॉर्मेटिव क्या है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन था, पोषण स्तर, पहले से जो कई कमेटी सिफारिश की हैं तो पोषण स्तर को पर्याप्त ध्यान दिया जाए, और साथ में पोषण स्तर का मतलब हुआ कि जो खाने योग्य पदार्थ हैं उसको नॉर्मेटिव रखा जाएगा, और जो खाने योग्य नहीं जैसे कपड़ा, जूता, चप्पल, मकान, आवास, इनको बिहेवियरल कहा गया, और कहा गया नॉन फूड एक्सपेंसेज जो व्यक्तियों के द्वारा खर्चा किए जाते हैं उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। जब हम इसमें नॉर्मेटिव के अंतर्गत देखते हैं खाद्य योग्य पदार्थ में क्या क्या कितनी कैलोरी, इन्होंने कहा कि अगर कोई लेता तो गरीब नहीं माना जाएगा। तो रंगारंग कार्यक्रम कैसे ध्यान रखना, रात को 12 बजे तक चलता है, तो ये ऐसे आप ध्यान रखोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। रंगराजन आएगा पर रंगारंग कार्यक्रम रात को 12 बजे, तो 2012 की कमेटी आपकी ध्यान में आ जाएगी। तो एक कैलोरी कितनी कैलोरी, अगर कोई 2090 कैलोरी शहरी क्षेत्र का है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को खेतों में काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो यहाँ देखोगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की कैलोरी ज़्यादा है, तो 2155 कैलोरी कहा गया। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी ले रहा तो उसे गरीब नहीं माना जाना चाहिए, अगर इससे कम ले रहा तो वो गरीब माना जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में 2090 और ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी की सिफारिश की। ये तो हो गई कैलोरी। प्रोटीन की भी इसके द्वारा सिफारिश की गई, तो यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र वाला, अब यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अब प्रोटीन और फैट इन दोनों को शहरी क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको हरी भरी सब्जियाँ वहाँ मिल नहीं पाती, और जबकि गांव के लोग ताज़ा हरी भरी सब्जियों से लेकर के ताज़े फल फ्रूट ये सब खाते रहते हैं और कई प्रकार के शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें पोषण का उतना यानी दिक्कत नहीं होती है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट क्या हो जाए, दिमाग बैठ जाए। और बैठने का मतलब हुआ कि अर्बन वाला दोनों क्या है, प्रोटीन और फैट दोनों ज़्यादा है, यानी शहरी क्षेत्र के लोगों को जब प्रोटीन की बात आई तो 50 ग्राम और जब फैट की बात आई तो 28 ग्राम लेना चाहिए, और इन दोनों का गैप दो ज़्यादा कर दोगे तो ये याद कर लो शहरी क्षेत्र के लोगों को प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 50 ग्राम, और फैट कम होगा, फैट कितना 28 ग्राम लेना चाहिए, और इन्हीं दो से दो का अंतर करोगे तो ये क्या निकल आएगा ग्रामीण क्षेत्र का। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कितनी लेनी चाहिए 48 ग्राम, और जबकि फैट कितना लेना चाहिए तो उसमें कितना था 28 था, तो इसमें 2 घटाओगे 26। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर कोई व्यक्ति 26 ग्राम से कम फैट ले रहा तो उसे गरीब माना जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई, यानी रंगारंग कार्यक्रम रंगराजन समिति के द्वारा। पॉवर्टी थ्रेशोल्ड ये कौन कितना अमाउंट बताते हैं, कितना अमाउंट कोई कमा रहा तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उसे गरीब नहीं माना जाएगा। तो अमाउंट कितना है, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये, ये प्रतिदिन का है, ध्यान दीजिएगा। तो इनके द्वारा क्या कहा जाता कि शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में कोई 32 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, अगर इससे कम कमा रहा तो गरीब माना जाएगा। अभी जब ये सिफारिश आई तो दोनों यानी इसके पहले तेंदुलकर और रंगारंग 12 वाली रंगराजन समिति के बीच तुलना की जाने लगी, और जब तुलना की जाने लगी तेंदुलकर समिति से तुलना की गई तो पाया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब हैं वो 19% और शहरी क्षेत्र में 41% गरीबों की संख्या में वृद्धि देखी गई। ये अब इसमें हम तुलना कर लेते हैं। तेंदुलकर समिति 2009-10 से शुरू हुई है,
9 में रिपोर्ट सौंपी तो 9-10, और फिर एक डेटा हमने उठाया है 11-12 का। तो तेंदुलकर समिति ने 2009-10 के लिए गरीबी कितनी बताई थी, 33.8%, और शहरी क्षेत्र के लिए 20.9% बताई थी, ओवरऑल 29.8% बताई थी। वैसे ये डेटा आपके काम का नहीं, केवल तुलना के लिए है। फिर 11-12 में तेंदुलकर, ये आपके डेटा काम का है और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तेंदुलकर समिति ने, हमने कहा देखो ये पीछे भी बता चुके, वर्तमान में भी यही मानक लागू होता है। तो ये 25.7% और 13.7% बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, वर्तमान में भी यही है, तेंदुलकर समिति वाला ही, यानी बिल्कुल यही है। शुरू में ये डेटा बताए थे। तो 25.7% कहाँ की है, ग्रामीण क्षेत्र की, और 13.7% शहरी क्षेत्र की है। तेंदुलकर समिति के द्वारा बताया गया कि इतने लोग भारत में गरीब हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 21.9%, कितना, 21.9%। लेकिन अब बात इसके बाद रंगराजन समिति, तो इनका 2009-10 में कितने लोगों को बताया गरीब हैं, तो 39.6% ग्रामीण क्षेत्र में और 35.1% शहरी क्षेत्र में। ओवरऑल 38.2% इन्होंने भारत में बताया गरीब लोग हैं। अब ये डेटा आपको लास्ट वाला जो 11-12 वाला बता रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए दोनों। जैसे वहाँ 25.7, 13.7, और आल कितना था, 21.9% था। और ये आपको डेटा याद रखना रंगराजन का 2011-12 का। इसमें कितना, 30.9% और 26.4%। कितना, 30.9%, 26, ग्रामीण क्षेत्र में कितना, तो ये 26.9%, और शहरी क्षेत्र में कितना, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना, तो 30.9%, और शहरी क्षेत्र में 26.4% लोग गरीब हैं। ओवरऑल की बात आई तो ये इसका ज़्यादा है, क्योंकि रंगराजन में कितना आपने देखा, कितना था, तो ये उसका था 21.9% था, लेकिन इन्होंने बताया 29.5% लोग भारत में गरीब हैं। अब बात आती है कि क्या यही डेटा विश्व बैंक भी अपनाता? नहीं। विश्व बैंक के द्वारा बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1.9 US डॉलर से कम की कमाई करता है तो उसे गरीब माना जाना चाहिए। तो ये विश्व बैंक का भी हमने आपको बता दिया। यानी इतना डेटा है कि मेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छे से आप यहाँ हैंडल कर लोगे। एक क्वेश्चन आपका मेंस का लगभग तैयार होगा। अब गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए गए। मनरेगा कार्यक्रम चल रहा, पहले नरेगा था, 2005 के अधिनियम से आया, फिर 2 फरवरी 2006 में से लागू किया गया, और नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 में किया जाता। 100 दिन का रोजगार जानते हो। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल प्रदान किया जाए, क्योंकि लोगों के पास गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। उसका रीज़न है अच्छा कौशल नहीं है। तो इसके लिए 15 जुलाई 2015 को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया जाता है। तो इसके बाद इसी के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई, और 2018 में इसमें परिवर्तन किया गया। क्या कि एज पहले 18 से 60 थी, इसको अब कितना किया गया, 18 से 65 वर्ष। ओवरड्राफ्ट की सुविधा पहले 5,000 थी, इसको इंक्रीज करके 10,000 किया गया। और दुर्घटना बीमा पहले कितना था, 1 लाख, इसको इंक्रीज करके 2 लाख किया गया। यही वर्तमान स्थिति है। और इसमें रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ये इंश्योरेंस, ये दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आप करा सकते हो। इसके बाद फिर आपका आयुष्मान भारत योजना, इसी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता। इसका 23 सितंबर 2018 को इसका क्या किया जाता है, शुरुआत की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना आती है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये 30 जून 2020 को लागू किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये सब योजनाएं हैं जो गरीबी दूर करने के लिए भारत में सरकार के स्तर पे लाई गई, और बहुत सारे प्रयास हैं, वो आप मेंस में आएंगे तो बताया जाएगा। अब भारत में गरीबी अनुमान की कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं, तो ये हेड काउंट रेशियो, यानी इसमें एक लोगों का हेड का मतलब सिर काउंट किया जाता है, तो उसके हिसाब से हेड काउंट रेशियो। दूसरा कैलोरी इनटेक, कोई कितनी कैलोरी ऊर्जा ले रहा है उसके आधार पर। और तीसरा पारिवारिक उपभोग व्यय। 3 तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं भारत में गरीबी आकलन का। यानी इसमें फैमिली एक्सपेंडिचर कितना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना, ये अपनाया जाता है। इसके बाद 2011 आगे 2 कमेटी और गठित की गई। एक BPL बिलो पॉवर्टी लाइन की पहचान करने के लिए, एक शहरी क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र में हासिम समिति का गठन किया गया। हासिम में सम से आ रहा, सम से स्लम बना दो, और स्लम आपको कहाँ मिलेंगे, शहरी क्षेत्र में। जब भी आए हासिम स्लम कहाँ, सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र के लिए कौन गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन की पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हासिम समिति। और यही बात ग्रामीण क्षेत्र में
बिलो पॉवर्टी लाइन की पहचान के लिए कौन, तो ये सक्सेना समिति का गठन किया जाता है। अब जाते जाते यहाँ नीति आयोग की बात आई है तो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी जान लीजिए। नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है और इसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष मतलब पीएम ही होता तो नरेंद्र मोदी होंगे, और उसके बाद फिर कौन प्रथम उपाध्यक्ष, तो अरविंद पानगरिया को बनाया गया था। प्रथम सीईओ इसके कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर साहब थे। अब ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, वर्तमान उपाध्यक्ष इसके नीति आयोग के कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी, और वर्तमान इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। कौन, BVR सुब्रमण्यम, ये इसके क्या हैं, हाँ सीईओ हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी बताए कितना, 25 जून, बिल्कुल रट जाना है 2015, तो ये अगले 5 सालों के लिए थी, तो 2015 से का लगा दी, 1 मिनट, 2015 से। प्रधानमंत्री आवास योजना की समावधि कौन सी है, 2015 से 20, ये यहाँ ये गलत लिख गया है, 2015 से 20, 15 से 20, 15 से 20, ये 5 सालों के लिए लाई गई थी। अगले क्वेश्चन को और चलते, अगला फिर आपको बताना, निम्न योजनाओं को विचार कीजिए, उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार लगाइए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब की है, 28 अगस्त, अभी आपको बताए 2014 की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हमने एक दिन आपको लॉजिक भी बताया था, जितनी भी सुरक्षा बीमा है सब कितनी है, 9 मई 2015 की है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब की है, 16 की है। अब इनको आप लगा लीजिए, तो पहले कौन आएगा, पहले अगस्त, बाद में आएगा 2000, ये हाँ ये 14 वाली आएगी, तो 1 आएगा, फिर सुरक्षा वाली आएगी 15 वाली, 1 3 4, 1 3 कौन है, 1 3 4, 1 3, अब आप मान लो ये सेकंड नहीं पता था, तो 1 3 4 क्रम में आएगा, 1 3, ये भी कट गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 4, हाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये ध्यान रखिएगा, ये 8 अप्रैल 2015 की है, 8 अप्रैल 2015 की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कब की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 की है। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये 9 मार्च 2015 को लाया गया। अब देख सकते हो कितना क्लोज इसमें डाला गया है, 9 मार्च 2015 को लाया गया, तो एक बार लिख दे रहे हैं फिर समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त, ये कब की है, 2014 की है। डिजिटल जेंडर एटलस वाला, डिजिटल जेंडर एटलस आ जाए तो 9 मार्च की है, 9 मार्च तो था, चलो ये मार्च मान लेते हैं, मार्च 2015 था। अब इसके बाद सुरक्षा बीमा योजना ये कब की है, बिल्कुल ये तो याद कर जाइए, ऐसे स्कीम आप क्वेश्चन से याद करिए तभी, 8 अप्रैल 2015 था। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब की, 8 अप्रैल 2015। अब कौन बचा, चारों हो गई, अच्छा हाँ। उसके बाद फिर कौन बचा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये हमने क्या बताया, 9 मई 2015 की है। तो इसका सही आप लगाओगे, तो आप लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर तो 9 मार्च 2015, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा 9 मई 2015, मुद्रा बैंक तो ये कितना, तो ये मई के पहले है, तो यानी कब, 8 अप्रैल 2015। अप्रैल के बाद जस्ट मई आता, तो आपकी जब आपके पास मुद्रा होगी तभी आपकी सुरक्षा होगी, तो पहले मुद्रा आएगी फिर सुरक्षा होगा। तो ऐसे आप दिमाग में लॉजिक सेट कर लीजिए, जैसे पीछे भी बताए थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो 8 अप्रैल 2015 कौन, मुद्रा, और जब मुद्रा है तो सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड स्वयं रख सकते हो, तो उसके लिए चाहिए मुद्रा। तो ये मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 की है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब की है, तो ये 9 मई 2015 की है। बात समझ में आई, तो ये बहुत स्कीम नहीं, 20-22 स्कीम आप याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप सेट हो जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, सारे आए हुए क्वेश्चन आप देख लीजिए, हर साल पूछे जाते। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अभी आप जान चुके हो कौन, अरविंद पानगरिया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए कौन सी, तो शहरी, हमने कहा था शहर में क्या होते, स्लम, और स्लम से क्या बनेगा यहाँ, हाशिम। तो यहाँ कौन, ये हाशिम, कौन सी, हाशिम समेत कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से अशोक चंद्रा के द्वारा, अर्थशास्त्री अशोक चंद्रा आर्थिक मंत्रिपरिषद
किसे कहा गया। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए, प्रशासनिक सुधार या प्रशासन से हो नहीं सकता, केंद्रीय मंत्रि परिषद का इससे कोई संबंध है नहीं। अब ये दो बचे हैं। वित्त आयोग, अब सोचिए वित्त आयोग क्या है, एक प्रकार का 280 में वित्त आयोग है, एक प्रकार का संवैधानिक आयोग, तो इस पर कोई अर्थशास्त्री ऐसा कमेंट नॉर्मली करने से बचता है, तो ये भी गया। तो क्या बचा ये योजना आयोग, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता, अभी बताएं, योजना आयोग या नीति। पहले योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग, और नीति आयोग में भी वो कौन, तो कार्यबल के द्वारा वो किया जाता है, कार्यबल के द्वारा किया जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, भारत में ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी कौन, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कौन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तीनों शामिल होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधियां अपनाई जाती, तो अभी हमने बताया, सिर गणना, हेड काउंट रेशियो यस, कैलोरी इंटेक यस, पारिवारिक उपभोग व्यय यस, पर कैपिटा इनकम कहीं आया, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में नहीं आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया, तो ये वाई के अलग कमेटी बनी थी। अभी हमने आपको बताया था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 1979, कब की है, 1979। देखिए आए हुए क्वेश्चन है, आप तब समझ में आएगा जितना मैटर आपको दिए हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या। इसको मिलाइए, आपको कुछ पता हो या नहीं, तो आयुष्मान भारत 2018 की है, 23 सितंबर 2018। तो जैसे डी का 3 मिलाया, डी का 3 देखिए किसी में नहीं है, पहला आंसर लगाइए, आगे निपट जाइए। लेकिन आपका काम क्या है, बाकी भी जान लीजिए। आत्मनिर्भर भारत ये नवंबर 2020 का है, आत्मनिर्भर भारत कब का है, नवंबर 2020 का है। पीएम वानी कब की है, पीएम वानी 2018 की है। पीएम वानी वाईफाई वाली कब की है, 2018, याद कर लीजिए। पीएम वानी कब की है, 2018 की। पीएम कुसुम पूछे तो 2019 की है, पीएम कुसुम पूछे तो 2019 की है, पीएम कुसुम पूछे तो 2019 की है। कब की है, 2019 की है। तो ये आप मिला ही चुके हैं, तो एक का क्या हो जाएगा, 4, यानी आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020, पीएम वानी का 2 हो जाएगा। पीएम वानी सॉरी गलत हो गया यहाँ, पीएम वानी ये 2 का है, दिसंबर 2020 की पीएम वानी, क्योंकि इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो ये दिसंबर 2020 की है। बाकी पीएम कुसुम 19 की है, और उसके बाद आयुष्मान 2018 का है। निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा भारत में गरीबी के आकलन के हेतु पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया, सोचो। काफ़ी अभी डिस्कस किए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन एंड हेल्थ पे निजी स्वास्थ्य, पब्लिक एक्सपेंडिचर को शामिल किया। तो कौन कमेटी थी, तेंदुलकर, जो 2009 में रिपोर्ट सौंपी थी, इस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन करता है, अभी आपने देखा नीति आयोग का कार्यदल, नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा भारत में गरीबी का क्या किया जाता, निर्धारण किया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इससे ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी आएगा प्रीलिम्स में, जितनी चीज़ें बता दी, अगर इतनी ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,